गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी में माटी वाली नामक पाठ से उसके आगे के भागों का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा कि माटी वाली माटखाना से माटी खोद कर लाती थी और वह सुबह ही घर से निकल जाती थी। माटी खोदने के बाद वह सीधा टिहरी शहर पहुंचती थी और वहां प्रत्येक घर में पूरे दिन माटी देती थी और पुनः उसे घर पहुंचते हुए वापसी में शाम हो जाया करती थी, रात हो जाया करती थी। उसका पूरा दिन इसी काम में बीत जाता था। उसके अपने अच्छे या बुरे के बारे में सोचने के लिए उसके पास कोई समय ही नहीं था। तो आइए अब इस पार्ट में हम उसके आगे के भागों का अध्ययन करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। तो आइए अब हम उसके आगे पढ़ते हैं। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं। बुढ़िया के पास जो माटी बेचती है उसके पास ना तो अपना कोई खेत है और ना ही खेती करने के लिए या किसी प्रकार का घर भी बनाने के लिए उसके पास ज़मीन का एक टुकड़ा अपने पास नहीं था जिसे वह अपना कहती। और जब वह माटी दे करके शहर से वापस लौटती तो काफ़ी रात हो जाया करती थी। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती थी गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। यहाँ तक कि वह माटी वाली जिस झोपड़ी में रहती है वह भी एक ठाकुर की ज़मीन पर है। उसकी ज़मीन पर रहने के एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। चूँकि ठाकुर ने माटी वाली को रहने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए अपनी ज़मीन दी थी, तो इसलिए ठाकुर के घर अगर कोई काम होता था तो माटी वाली को बिना पैसे के बेगारी करनी पड़ती थी, अर्थात उसके घर काम करना पड़ता था। बेगार करने का मतलब है ऐसा काम जिसमें मजदूरी नहीं मिलती है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। ये तो था माटी वाली के जीवन के बारे में। अब देखा आपने, एक रोटी उस चाय वाली जिस मालकिन ने चाय दिया था वहाँ से ली थी, 2 रोटी उसने दूसरे घर से प्राप्त किया था और वह अब यह सोचती हुई चल रही कि नहीं, एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को। यानी बुढ़ा जो बीमार था और अत्यधिक दुबला हो गया था, ठीक से खाना भी नहीं खा पाता था, उसके शरीर में मांस नहीं ना के बराबर थे, केवल हड्डियां ही ठठरी ठठरी ही रह गई थी, जिससे वह सिकुड़ करके गठरी के रूप में हो गया था। तो आज वह बुढ़िया सोचती है कि हमारे पास 3 रोटियां हैं, लेकिन मैं आज उसे केवल सूखी कोरी रोटियां मतलब सूखी रोटियां नहीं दूंगी, क्योंकि आज माटी बेचने से जो आमदनी के कुछ पैसे बचे हैं उससे उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया और उसने सोचा कि आज प्याज कूट कर उसे जल्दी जल्दी तल लूँगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, क्योंकि मैं अपने बूढ़े पति को पहले रोटियां नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो वह मानेगा नहीं। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। तब उसकी हालत आंत इतनी सिकुड़ गई है, हम कह सकते हैं भोजन आदि के अभाव में या बीमारी के कारण, कि उसके पास इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो 2 रोटी खा सके। एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। माटी वाली सोच रही है कि बूढ़ा मेरा पति जो है वो एक ही रोटी खा पाएगा, बहुत खाएगा तो 1.5 रोटियां खाएगा और 1.5 रोटी जो बचेगी उसे मैं खा लूँगी, उसी से अपना काम चला लूँगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी, क्योंकि वो चाय वाली मालकिन के यहाँ 1 रोटी चुपके से इसने खा ली थी, 1 ही रोटी छुपा पाई थी। तो ये कह रहे कि 1 रोटी पहले से ही मेरे पेट में जमा है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। माटी वाली यह सब अपने मन ही मन सोचते हुए जब अपने घर पहुंची तो उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाले के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। जब माटी वाली रोज़ माटी बेचकर शाम को पहुंचती थी और माटी वाली के पैरों की आवाज़ वो सुनता था बुढ़ा, तो सर उठा करके चौंक करके देखता था कि कौन आया, या दिन भर का भूखा प्यासा सोचता था कि अब मेरी पत्नी आ गई, मुझे कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन आज जब माटी वाली के पैरों की आहट आती है तो वह इस तरह की कोई हरकत नहीं करता, वह उसी तरह से चुपचाप लेटा हुआ था। इसीलिए लेखक कहता है कि आज उसे शायद रोटी की ज़रूरत नहीं थी। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था और ना ही उसने सर घुमा करके माटी वाली की तरफ देखा। और जब बुढ़े ने ऐसी कोई हरकत नहीं की तो माटी वाली घबरा गई और वह दौड़ करके अपने पति को छू करके देखती है, तो दूसरे छूने के बाद पता चलता है कि वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका है। माटी यानी शरीर, यहाँ से तात्पर्य है वह अपने शरीर को छोड़कर जा चुका है, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी है।
टेहरी बाँध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है, और उसी समय वहाँ टेहरी बाँध बन रहा था जिसमें ज़मीन अधिग्रहित की जा रही थी। तो टेहरी वाले साहब आए और उन्होंने माटी वाली से पूछा कि बताओ तुम कहाँ रहती हो, तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना और जाओ तहसील से, तुम्हारा घर यहाँ पर है, यह कागज़ बनवा करके ले आओ। मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब, माटी कहाँ से लाती हो? माठ खान से लाती हूँ। तो उन्होंने कहा जबकि घर का कागज़ बनवा के लाना, तो माटी वाली कहती है साहब मेरे पास कोई कागज़ वगैरह नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा जीवन जो है वह माटा खान से माटी लाते हुए और लोगों को घरों में देते हुए ही बीत चुका है। तो साहब ने पूछा कि ठीक है, तुम मिट्टी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। तो उन्हें बताया जहाँ से लाती थी वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। तो साहब ने पूछा क्या वह माटा खान तुम्हारे नाम है, दर्ज है? अगर ऐसा हो तो मैं तुम्हारा नाम लिख देता हूँ। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब, बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। और जब इस तरह से साहब की बात सुना तो उस माटी वाले ने कहा कि माटा खान तो मेरी ज़िंदगी है, रोजी है साहब, उसी से मैं अपनी रोजी रोटी चलाती हूँ। तो माटी वाली की इस तरह की बातों को सुन करके उन टेहरी बाँध वाले साहब ने कहा कि मुझे कागज़ चाहिए, रोजी का कागज़ नहीं चाहिए। बाँध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? अब माटी वाली को इस बात की भी चिंता थी कि जब बाँध बन जाएगा तो मैं क्या खाऊंगी, मुझे खाने को क्या मिलेगा? इस बात का फ़ैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। तो माटी वाले की इस बात को सुन करके बाँध वाले साहब कहते हैं कि इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता, इसका निर्णय तो अब तुम्हें ही करना होगा, तुम ही फैसला करो कि क्या करोगी। टेहरी बाँध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मची। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे। और जब टेहरी बाँध के 2 सुरंगों को अर्थात जिससे पानी निकल रहा था उन्हें बंद किया गया तो शहर की तरफ पानी तेज़ी से बढ़ने लगा। शहर में रहने वाले लोग बड़ी जल्दी अपना सब कुछ शहर को छोड़कर इधर उधर भाग रहे थे। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल श्मशान घाट डूब गए हैं। और जब शहर में पानी चढ़ने लगा तो शहर के डूबने से पहले वहाँ जो श्मशान घाट थे वो डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। और माटी वाली बेचारी अब क्या करती, क्योंकि जिसकी ज़मीन अधिग्रहित हुई थी उसे तो कहीं ना कहीं सरकार कोई ज़मीन देगी या पैसा देगी, मुआवजा देगी, लेकिन जिसके पास ज़मीन है ये उसी का मुआवजा मिल सकता है, उसी को मिल सकता है। माटी वाली के पास कोई ज़मीन भी दर्ज नहीं है उसके नाम, तो उसे अब कैसे मुआवजा मिलेगा? यही सोच करके वो हर व्यक्ति से, उस शहर के भागने वाले व्यक्ति से कह रही है कि साहब इस गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। और उसी शहर में जहाँ माटी वाली पूरे जीवन मिट्टी देती रही, आज उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। ओके बच्चों, बस ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अगले भाग को लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। वो नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो इस पार्ट पर आधारित प्रश्न होंगे। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमें भी कमेंट करके यह बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।